अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। माय थैंक यू आज़म। सर आज कई न्यूज़ हैं, भारत की भी है, मालदीव्स की भी है, पाकिस्तान में भी हेलीकॉप्टर में लोग घूम रहे हैं और साथ-साथ टायर चेंज करवाए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के, उस पे भी बात करेंगे। आईएमएफ डेलीगेशन भी आया है और इसी तरह की सारी न्यूज़ जो है टिकटॉक आप क्या बंद हो रहा है अमेरिका में, इन सब पे आपसे आज हम समझना चाहेंगे देखिए, कि मैं क्या हो आज रहा है? बल्कि आपको कुछ जोक भी सुनाने लगा चाहता हूँ, जोक भी सुनाऊँगा आपको। एक जोक तो आपने खुद ही बता दिया कि गाड़ी मर्सिडीज़ के टायर चेंज हो रहे हैं और दूसरा ये भी खबर है कि मैडम जो है वो डेली बेस पे जाती उमरा से चीफ मिनिस्टर हाउस जा रही हैं हेलीकॉप्टर के अंदर लाहौर में। और दूसरा इसमें मुसलसल ये बातें बताना चाहूँगा कि ज़रदारी साहब ने अपनी तनख्वाह जो है उन्होंने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा और फिर उसके बाद ये कि उन्होंने अपनी बच्ची को फर्स्ट लेडी भी डिक्लेयर कर दिया है। और भी कई हैं और इस वक्त जो हमारे अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और उसके बाद आईएमएफ का आया और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है 14 दिन को मुलाकात नहीं कर सकेगा। ये सारी बातें करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल क्या है और उसके बाद मसाइल जो भारत और रीजन के अंदर चाइना जिस तरीके से फुर्तियों में है उस पर भी बात करते हैं। चाइना भी एग्रेसिवली इस रीजन के अंदर जो है वो अपना जो है वो इन्फ्लुएंस जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजू बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जिस तरह माजी के अंदर हुकूमतें करती आई हैं। जब हुकूमत बनती है, जिस तरह मैं मुर्शद पाक की जो इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, उन्होंने आते ही एक तो भैंसें बेच दी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, गाड़ियां बेच दी थी। फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका मकसद ये था कि हर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, उनको टूरिस्ट वहां जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे वो हेलीकॉप्टर पे चढ़े कि फिर वो उतरे नहीं, फिर आके किसी ने उतारा उनको हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल उसी तरह आज ये है कि जो कैबिनेट है उसको उसमें कुछ नाम तो अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसमें औरंगजेब साहब का नाम बड़ा अच्छा नाम है। मैं बल्कि कल मुझे एक पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, हमारे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे नकवी साहब, उनका नाम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में और उनका मैंने देखा है, एक तो फॉरेन एजुकेटेड हैं, 6 टीवी चैनल्स के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना पीरियड था लाहौर के अंदर उन्होंने प्रूव किया है ही इज अ गुड मैनेजर, ही इज अ गुड गवर्नेंस उनकी अच्छी थी। अब मैं प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोर्टफोलियो होता है वो इंटीरियर मिनिस्टर को होता है, क्योंकि पुलिस सारी उसके नीचे होती है। अब देखें कि वो डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और उसके बाद औरंगजेब साहब का बड़ा रोल है, हबीब बैंक के वो सीईओ रहे, चीफ रहे हैं, हेड रहे हैं। जेपी मॉर्गन के अंदर अमेरिका में काम करके गए, फॉरेन एजुकेटेड हैं। जस्टिस रमदे जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं अब अच्छा नाम है या बुरा नाम है, उनके भतीजे हैं, वो उनके दामाद भी हैं। अब उनकी उनका उनका जो उनको क्रेडिट जाता है कि पिछली दफा जो फैटफ के अंदर नाम था तो उन्होंने फैटफ से जान छुड़ाई पाकिस्तान की। उन्होंने फैटफ के इंस्पेक्टर 2 जो थे वो लाकर गवर्नमेंट को दिए हायर करने के लिए। ये उनका उनका पाकिस्तान के ऊपर एहसान समझा जाता है, उसीलिए उनको रिवार्ड दिया गया है, उनको लाया गया है। लेकिन अब देखें वो कुछ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि ये अपनी मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी उनसे, मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई, ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा, आईएमएफ वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखें ब्रैग क्या कहते, पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखिए हमारी हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है आईएमएफ की। दूसरा उसमें जो आरजू, एक तो कहते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 12 दिन या 14 दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसमें कहते हैं कि शायद
IMF वाले पिछली दफा मिलने चले गए थे, शायद वो ना चले जाए मिलने, या किस तरह की बात है, उनको भी रोकने की एक है। और दूसरा, जिस तरीके से खास आप नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वकला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि इतवार वाले दिन उनका प्रोटेस्ट का ऐलान था, जो कि सुना है कि बड़े बुरी तरीके से फेल हुआ है, लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है, वो लोग सड़कों पे एहतजाज किस तरह करेंगे? लोग सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है। वो कितना अरसा पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे? वोट तो उन्होंने सुना दिए, बड़े टका के दिए हैं, हालांकि ऐसे बेचारे भोले लोग हैं, 3.5 साल की परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। लेकिन हो भी क्या, मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हमेशा कहते थे कि बेटा, डेवलपिंग कंट्री जहां लोग तालीम याफ्ता नहीं होते, वहां मजहब का जादू सर चढ़ के बोलता है। वो बोल रहा है पाकिस्तान के अंदर। खान साहब का नाम अब खान साहब नहीं रहा, मुर्शद हो चुका है। उनके जो सबसे बड़ा मतवाला जो है, जिसके बारे में पता नहीं ठीक है, जिसने असेंबली में बैठ के सुना सिगरेट भी पिया है, वो एक दफा मिलने गया था, वकील है और उसने बड़ा जज्बाती वकील है, बिल्कुल खान साहब की खासियत है उनके अंदर। खान साहब को जो ज्यादा लोग इखलाक से गिरी हुई बातें करते हैं, खान साहब को बहुत पसंद है। वो उनको अपनी कैबिनेट का वो झूमर बना लेते थे। पिछली दफा उन्होंने एक दफा आधी बोतल लेकर आए थे जेल के अंदर मिलने हैं, तो मेरे लिए हैरानगी की बात थी। पीटीआई वालों ने कहा था ये आधी बोतल पानी की पाकिस्तान के दरियाओं में डालो जाके, ताकि पूरे, यार खुदा का नाम, इस 21st सेंचुरी के अंदर है। और उमर अयूब साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो कहते हैं कि हमारे पीटीआई के जो इलेक्शन बॉक्सेस थे, उनके अंदर फरिश्ते वोट डाल के गए। यार जहां से इस्लाम शुरू हुआ है, अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार? काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे। चलो जिस तरह इनकी मर्जी है, लेकिन इसमें आगे जो कैबिनेट तो ठीक आई है, छोटी कैबिनेट है। अब खुदा करे कि ये कैबिनेट छोटी ही रहे, वरना पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का साइज 85 कर दिया था, और मुझे जो सबसे बड़ा डर था कि शायद ये 185 ना कर दे। उसके बाद ये कि इस कैबिनेट के अंदर मेरा एक फैमिली मेंबर की है, आजम नजीर तारड़ साहब है इसके अंदर, लॉ मिनिस्टर है, फॉरेन एजुकेटेड है, वेरी एग्रेसिव है, वेरी इंटेलिजेंट है, वेरी गुड लॉयर है। और मुझे ये पता है कि इज नॉट अ करप्ट पर्सन एट ऑल, क्योंकि मैं उनसे पिछली दफा भी वो मिनिस्टर थे, तो मुझे उसमें भी इत्तेफाक हुआ। बल्कि मैं हैरान था कि बिगेस्ट चेंज आई हैव सीन इन हिम कि ही हैज बिकम मोर हम्बल मैन ऑफ फैक्ट। अब देखें, मेरी दुआ है कि वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर कर पाए, कुछ कर सके पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो करप्शन है, क्योंकि IMF के पैसे जाते हैं, कुछ तो बड़े लोग खा पी जाते हैं वहां से, कुछ ये ठेके दिए जाते हैं और ठेकेदार सबसे मिल मिला के खा लेते हैं। क्योंकि मैं हमेशा आरजू ये कहता हूं, मैंने पाकिस्तान की करप्शन को बड़ा डीपली स्टडी किया है, वहां एक कोई भी डिपार्टमेंट अकेला करप्शन नहीं कर सकता, मिल के खाते हैं। दिस इज एन अलायंस। एक ब्यूरोक्रेट होता है, साथ एक ठेकेदार होता है, साथ एक पूरी टीम होती है, वो मिल के खाते हैं। इस वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान का मॉडल करप्शन का स्टडी किसी ने करना हो, तो पिछली दफा जो हमारे कोर कमांडर लाहौर थे, उनकी पर्सनैलिटी वो चट्ठा साहब थे। उनको स्टडी कर लिया जाए तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। एक उनका ब्यूरोक्रेट था, दो उनका रिश्तेदार था, वो LDA का चेयरमैन रहा था, उसके ऊपर भी करप्शन के एलिगेशन थे। और दूसरे वो बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, उनके भी रिश्तेदार थे, और खुद वो कोर कमांडर थे। ये 3 तो रिश्तेदारियां मैंने बिल्कुल करीब की बताई आपको। लेकिन ये पूरा एक कैंसर की तरह ये पूरा सेटअप फैल चुका है पाकिस्तान में, और इसको कोई अच्छा माहिर डॉक्टर ही इसका ऑपरेशन कर सकता है। छोटा मोटा डॉक्टर, ये जो आपके हकीम फिर रहे हैं, ये जो जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं पाकिस्तान के, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है। अब वो सर्जरी कौन कर पाएगा? अभी तक मुझे उस डॉक्टर का ना खुद सुना है, ना मुझे किसी ने बताया है कि फलां डॉक्टर इसको करेगा। 76 साल से छोटे मोटे हकीम जो हैं, जड़ी बूटियों से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, दूसरे तो सारे लूट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इज राइट नाउ इन इमरजेंसी रूम के अंदर है, बुरे मगर हालत सर एहसास तो किसी को नहीं हो रहा सर। मरियम नवाज कह रही है कि जी वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करेंगी, दूसरी है। तरफ उन्होंने 2 करोड़ और 73 लाख रुपीस का उन्होंने कहा जी टायर चेंज होंगे उनकी गाड़ी के।
बिल्कुल। और उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कहते हैं जी वो इसकी जो मर्सिडीज की रिकमेंडेशन थी वो 10,000 किलोमीटर पे थी, हम तो 25,000 किलोमीटर के ऊपर टायर चाहिए। और यार जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है, अंडे दो बच्चे दो, जो मर्जी करो, आपको पूछने वाला जो कोई नहीं है। आप जो मर्जी करो, आपको कौन पूछ सकता है। उनके दो भाई आ चुके हैं लंदन से और उनके केस खत्म हो चुके हैं, और अभी तक पूरी कौम को 250 मिलियन लोगों को यह नहीं पता कि वो अपार्टमेंट किन के हैं, आज भी नहीं पता किसी। मेरे एक बहुत मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, खान साहब, उनका क्या नाम है जी, कामरान खान साहब? नहीं, कामरान खान नहीं है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैं उनका उनका ब्लॉग बड़े, उन्होंने इंटरव्यू किया शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा यार आपके भतीजे फॉरेन सिटीजन, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं है वो कौन है। मंसूर खान। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता यार उनकी नेशनैलिटी क्या है, मेरे भतीजे। कहते मैं जानता हूं उनको, दे आर माय नेफ्यूज, पर मुझे नेशनैलिटी का नहीं पता कि वो रशियन है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, क्या मुझे नहीं पता। फिर उनसे कहा कि वो अपार्टमेंट किनके, कहते जी मुझे नहीं पता। और इन्हीं अपार्टमेंटों की वजह से उनका नाम पनामा लीक में था, हुकूमत गिर गई, पाकिस्तान तबाह हो गया, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता उन अपार्टमेंट्स का मालिक कौन। और आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर मैडम की जिसकी बात कर रही हैं, उन्होंने कहा ना मेरा घर ही कोई नहीं है, मेरा ना घर इंग्लैंड में है ना पाकिस्तान में है ना। कहते हैं हम तो खाना बदोश हैं भाई, हमें तो मेरा तो घर ही, कोई गाड़ी तक नहीं है। मेरे मुर्शद है, उनकी 2 बकरियां और 4 मुर्गियां हैं उनकी, उन्होंने डिक्लेयर की नहीं अपने टैक्स रिटर्न। देखिए किस तरह रियासत मदीना के लोग कहते मेरे पास तो यार, कहते 4 मुर्गियां, हेलीकॉप्टर से उतरते ही नहीं लोग, जो आता है हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है हमारे यहाँ। लेकिन आरजू, हालात पाकिस्तान के, मुझे ये बताएं, आपने आने वाले कुछ सालों के अंदर आपने $72 बिलियन कर्जा वापस करना है। टोटल कर्जा आपका 85-86 बिलियन डॉलर है। ये क्या मेरा मकसद, किसी के पास कोई सोल्यूशन इसका है? कोई सोच रहा है इसके वतन, इसको कहते हैं ना वतन अजीज, इसके बारे में कुछ सोच रहा है कि हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये कौम है, इसका क्या बनेगा? ये जो सामने खड़े लौंडे लपाड़े हैं जो उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, गजा के लिए जिहाद की तैयारियां करते हैं सुबह शाम, ये क्या करेंगे? ये किसको खाएं? ये किसको खाएंगे? खाना तो इनको मिलता नहीं, किसको खाएंगे? चले, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी, उस पर भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उधर वाले कह देते हैं ये ISI का एजेंट है, इधर वाले कह देते हैं रा का एजेंट है। लेकिन दोनों को मेरा यही मशवरा है कि यार आप इसी स्टेटस को में चलना चाहते हो 76 साल के बाद भी? तुम भी नफरत करते हो, ये भी नफरत करते हैं, तुम भी गालियां निकालते हो, ये भी गालियां निकालते हैं, आगे जा सकोगे? वो भाई 8.4% आपकी जो ग्रोथ चल रही है, पड़ोस में आग लगी हो, कितना अरसा आप एंजॉय कर लोगे भाई उसको? हाँ, उस पर मैं बताना चाहूंगा, खासकर इसकी अगले टॉपिक पे आना चाहूंगा जी। भाई, चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है आज। बल्कि जब मैं देखा, एक तो मैंने आपको पहले बताया है कि उन्होंने करप्शन, आपको पता है चाइनीज कल्चर का हिस्सा है, वो जहां जाते करप्शन। लेकिन उन्होंने 26 बिलियन का तोहफा आपको दे दिया CPEC का, आप 26 बिलियन डॉलर खा गए, आपने पिज्जे बना लिए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तो खरीद लिया, ठीक है, कभी लीज पे ले लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। अब अमेरिकन भाईजान है वो, क्योंकि चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, आप वो अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, उनको भी वहां कोई चाहिए, कोई दुकान अपनी छोटी मोटी खोलें, तो वो कभी दे देते हैं। और खुद तो नहीं देते, IMF को कहते हैं यार इनको पैसे दे दो, ये मर ही ना जाएंगे। चले आगे चलते हैं। जो हैरानगी वाली बात है, जो मेरे लिए तशवीश थी, तो मालदीव में और श्रीलंका और नेपाल में तो जा रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, वहां के करप्ट लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को पैसे को दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को पैसे दे रहे हैं। जो मैंने जो देखा है कि मसल किस तरह उस रीजन, जिबूती, कंबोडिया, बर्मा, क्यूबा, गिनी, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तंजानिया और UAE, मुसलसल इनके साथ वो डिफेंस भी डिस्कस करते हैं, उनके साथ रीजन में जाते, उनको पैसे भी, करप्शन में भी इन्वॉल्व है, और सारा कुछ कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इशू ये है 2 मुल्कों के लिए उस रीजन के अंदर, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक तशवीशनाक खबर है। अब वो जो लतीफा सुनाना था ये कि आपके चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो रशिया में इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए चले गए। मैं यहाँ पे जो बाइडेन साहब को मशवरा दूंगा
कि यार पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराने के लिए, तो इलेक्शन यहां भी होने वाला है नवंबर में, तो बुला लें उनको और आप भी फायदा उठाएं उनकी एक्सपर्टीज से। रशिया के इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज फ्लोन टू रशिया। और दूसरा ये था, सुना है कि वो कनाडा में एज एम्बेसडर भी आ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सर वो तो डीजी आईएसआई का भी सुना जा रहा है, नदीम अंजुम वो आ साहब, रहे वो हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वो तो अमेरिका आ रहे हैं, अमेरिका में भी तो जाहिर जरूरत है, अमेरिका भी बहुत देखेंगे, अमेरिका भी बहुत बड़ा कंट्री है, हालांकि उसके हालात तो अपने खराब हैं। मगर सर ये तो सिविलियन जॉब नहीं है एम्बेसडर की, ये रिटायर्ड फौजी क्यों लग जाते हैं जा जाके हर जगह? तो आप ये बताएं ना, ये जो हमारे जो करंट एम्बेसडर है वो ये कौन से, ये भी तो ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है, पहले जात के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फिर यहाँ भी हैं, फिर ये तो फिर जब मैंने आपको कहा था जंगल का बादशाह है, अंडे दे बच्चे दे, आप कौन होते हैं पूछने वाले भाई? आपको किसने ये इख्तियार दिया कि पूछें रिटायर हैं कि उधर हैं या इधर हैं? आप कौन है? यू आर नोबडी। सर मैं खामखा, मेरा नाम आजकल खामखा है पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये भी अच्छा नाम है। कहते आप भाई आप कौन हो? मैं खामखा हूं। ये कोई नहीं, किसी के कहने से आरजू क्या फर्क पड़ता है। मुझे किसी ने कहा था आप भैंस के सामने बीन बजाते हो, मैंने कहा यार बजाता रहूंगा, जख्मी हूं, गलती से, पाकिस्तान से प्यार है, मुझे भारत से भी बड़ा प्यार है, क्योंकि ये 1947 में आप अलग अलग हुए हैं, उससे पहले आपकी हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री इकट्ठी है, मैं उसको भी पढ़ता हूं, और मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं हर मजहब की इज्जत कर, हर इंसान से प्यार करने की कोशिश करता हूं, आगे उसकी मर्जी है वो करे या ना करे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं दो चीजें उसमें जो मेरे इसके पीछे मेरी दो चीजें जो जिस वजह से, एक तो रोमी ने कहा था, जो मौलाना रोमी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं, उन्होंने कहा था कि लव इज द ओनली ब्रिज इन बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड। एक तो ये, दूसरा जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट टू अचीव हैप्पीनेस, तो उन्होंने कहा था कि दूसरे हर किसी को खुश करने की कोशिश करो, यू ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। और तीसरा, ये सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं, जो मैंने ये सीक्रेट को डिस्क्लोज किया अपनी जिंदगी के ऊपर करके, कि हर एक की इज्जत करो, हर से प्यार करो, एंड यू विल गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ इट। मैंने किया इसको, हर एक की इज्जत करके, हर एक से प्यार करके, और आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन। मेरा ये मैसेज है, बल्कि मेरा पैगाम है हर देखने वाले को, कोशिश करके देखो, नफरतों से कुछ नहीं निकलता, नफरतों से आप एक नेगेटिव पर्सन बन जाते हो, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, यू विल मेक यू अ मिजरेबल पर्सन। मगर सर ये लोग सीपैक का भी बड़ा शोर कर रहे हैं, मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी, एक तो सीपैक के हवाले से कि कुछ हुआ नहीं उसमें 10 साल से, मगर बार बार कहा जाता है कि जी दोबारा से सीपैक बनाना शुरू करेंगे, और साथ साथ टिकटॉक जो बैन किया जा रहा है अमेरिका में। देखिए, टिकटॉक, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज कंपनी है, उसकी मालिक है, भारत ने उसको बैन कर दिया। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट, इसमें कुछ नहीं। मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये होगा, क्या चाइनीज दे आर ट्रस्टवर्दी? आर दे ट्रस्टवर्दी? मेरे ख्याल में, मैं खुद 50-50 हूं उसमें, मुझे खुद इस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि चाइनीज कल्चर जो है बहुत अजीब सा है, उसके अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि उनका जो सीईओ है वो सिंगापुर या हांगकांग का बना है, यहाँ पे जो कैपिटल हिल पे हियरिंग में था, और होगा नहीं, इसको बैन किया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हैं कि उनको बैन करना इस अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाउस में जाएगा, हाउस के बाद बाइडेन साहब तो खैर उनको बेचारों को क्या पता है टिकटॉक किस बला का नाम है, वो तो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन देखें ओबामा साहब इसके बारे में क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसके बारे में स्टेटमेंट दी है, वो खुद एंटी टिकटॉक थे अपने पीरियड के अंदर, लेकिन आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर टिकटॉक को बैन किया गया तो फेसबुक जो है वो तकवीयत हासिल कर लेगा, और दैट इज वर्स देन टिकटॉक। वो आज उनकी ये स्टेटमेंट थी। इलान मस्क ने भी उसके बारे में अपने इतराजात का इजहार किया है। रेगुलेट करना चाहिए मेरे ख्याल में, और प्रपोजल ये है कि वो कहते हैं कि टिकटॉक को कोई अमेरिकन कंपनी खरीद ले, और उसके बारे में एक डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड के अंदर एक कैबिनेट मेंबर थे, उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी शो किया है उसको खरीदने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके 100 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन और दूसरा, कुछ और कंपनियां दूसरी हैं जो इस वक्त टिकटॉक को कम्पीट करने की कोशिश भी कर रही हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम है, इस तरह और कई कंपनियां हैं।
लेकिन अल्टीमेटली टिकटॉक हैज बिकम अ लेजेंड, नेम इटसेल्फ। और आज कैपिटल हिल के सामने मुजाहरा भी किया कई अमेरिकन ने जो खासकर उनके साथ अटैच हैं मार्केटिंग में, और उसके अंदर जो उनके साथ उनका बिजनेस अटैच है टिकटॉक के, दे हैव प्रोटेस्ट ऑन द कैपिटल हिल आज। लेकिन ये खबर जो है काफी है, लेकिन भारत के अंदर उन्होंने बंद कर दिया था इसको, और दे आर सर्वाइविंग इट विदाउट इट। सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अगर आपको सीरियस खदशात है, नेशनल सिक्योरिटी आपकी अगर किसी चीज तरीके से जेपरडाइज हो रही है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। मैं तो इसमें मेरी ओपिनियन यही है कि आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद होने चाहिए कि दे आर सिक्योरिटी थ्रेट। अदरवाइज अगर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो आप उनसे कंडीशंस लगाएं कि आप अमेरिका के अंदर कोई अमेरिकन आप सीईओ बना लें, हमारी ये रिजर्वेशंस हैं, इनको आप ठीक करें तो उसको बात चले। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कई लोग बात करें, लेकिन अमेरिका के अंदर कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जिस तरीके से अब इस वक्त ओबामा और बाइडेन चला रहे हैं कंट्री को, जिस तरीके से देखें, सिटिंग प्रेसिडेंट रिपब्लिकन्स को कहते हैं कि दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। एक पॉलिटिकल पार्टी के जो सिंपथाइजर या वर्कर हैं, अगर उनको आप कहें ये टेररिस्ट हैं, तो ये कहाँ की फ्रीडम है? देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिस तरीके से रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव्स के पीछे पड़ते हैं, कभी आईआरएस को लेके उनके पीछे पड़ते हैं, कभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को छोड़ देते हैं, कभी एफबीआई को इस्तेमाल किया जाता है। 18 साल की सजाएं दी गई हैं 6 जनवरी के लोगों, जो सारे के सारे रिटायर्ड आर्मी और पुलिस के लोग थे, सिटिंग लॉयर्स थे, और कई सिटिंग ऑफिशियल्स थे, पैट्रियाटिक्स थे, सीरियस पैट्रियट लोग थे। मैं खुद आरजू रिपब्लिकन एक वर्कर हूँ। पेट्रियटिज्म, मैं ज्यादातर हमारे जब हम इकट्ठे गैदरिंग्स के अंदर नारे क्या होते हैं, यूएसए यूएसए, और मैं ये आपके सामने अभी बैठा हूँ, पिन मैंने लगाई है अमेरिकन फ्लैग की। हालांकि जो मेरे लिबरल भाईजान हैं, बहनें हैं, वो फ्लैग के खिलाफ है अमेरिका। वो कहते हैं फ्लैग हमारा रेसिस्ट है, हमारा नेशनल एंथम रेसिस्ट है, अमेरिका इज अ बैड प्लेस टू बी। ये सिखाया जाता है नेक्स्ट जनरेशन को स्कूलों के अंदर। तो हम लोग वी आर बैडली इन लव विद द कंट्री, और हमें 18 साल की सजाएं होने दी हैं। हालांकि इंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर ने भी बड़ी दफा व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक किया, लेकिन एक भी बंदा अरेस्ट नहीं किया। यहाँ अमेरिका के अंदर भी 2 कानून चल रहे हैं, रिपब्लिकन के लिए कुछ और कानून है, डेमोक्रेट्स के लिए कुछ और कानून। देखिए यहाँ भी हो रहा है। इसको कौन कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है अमेरिका के अंदर? यहाँ पे 2-3 चीजें मैं अपने सामने खत्म होती देख रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, जुडिशियल सिस्टम, पेट्रियटिज्म, मैं अपने आंखों के सामने खत्म होता देख रहा हूँ। तीसरी चीज जो है कि वर्क एथिक्स, मूवमेंट्स चल चुकी हैं, 4 days वर्क वीक, वर्क फ्रॉम होम, मैथ इज रेसिस्ट। मैं देख रहा हूँ ये मूवमेंट चल रही है, जो कि जिसको मैं दूसरी लफ्जों में कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड कंट्री के अंदर चल रहा है। नेक्स्ट जनरेशन हैज रिफ्यूज्ड टू वर्क। वो कहते हैं अमेरिका इज बैड प्लेस टू बी। पुलिस में अब कोई भर्ती नहीं हो रहा, नहीं जा रहा है। आर्मी सीरियसली डिमोरलाइज्ड है आफ्टर फॉल ऑफ काबुल। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से चल रहा है कंट्री। बहुत हैरत है सर, क्योंकि कभी सोचा नहीं था लोगों ने कि अमेरिका की हालत होगी। हमारी तो चले यही कभी कहा जाता होगा रोम के बारे में, यही कहा जाता होगा कभी ब्रिटेन के बारे में, जिनका सूरज ही गुरूब नहीं होता था। लेकिन आज देख लें उनकी हालतें क्या है, आप देख लें। क्योंकि उनको हमेशा मेरी जो हिस्ट्री की स्टडी के लिहाज से आज जब भी सुपर पावर्स या बड़े पावर्स नीचे जाती हैं, उनको एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होती, इंटरनल थ्रेट्स होती है। अंदर से खराबियां शुरू होती हैं, अंदर से। वो अंदर से मगर सर फिर हमारा क्या होगा? हम आईएमएफ के लिए किधर जाएंगे? आपने तो ये एक्सरसाइज शुरू ही नहीं की ना। मैं चैलेंज ये करता हूं आपके साथ, मेरे साथ किसी को अगर डिबेट का शौक हो तो कर ले। आपने तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं, 1947 में नहीं बनाया। आपने जो वादे किए थे, जिस फंडामेंटल फाउंडेशन के ऊपर आपने पाकिस्तान के लिए कहा था कि आओ, आपने उसको नहीं किया, आपने उसको डिलीवर नहीं किया। बंगाल से शुरू हुई थी पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट, और 51% पाकिस्तान उनका था, आपके ईस्ट पाकिस्तान वालों का, मशरकी पाकिस्तान का, बांग्लादेश का। आपने क्या किया उनके साथ? आपने 50s में कहना शुरू कर दिया था कि इनको जान छुड़ाओ। अयूब खान साहब ने तो एक डेलीगेशन भेजा था बंगालियों को, यार हमारी जान छोड़। और मुझे ये बताएं, आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इस्लाम नाम की चीज नजर आती है आपको पाकिस्तान में? मैं आपको बड़े ऐलान के साथ ये कहता हूं कि अगर इस्लाम के नाम पे करप्ट तरीन कंट्री है दुनिया के अंदर, आप मुझे ये बताएं।
जिस पूरे कंट्री में दूध का गिलास खालस ना मिलता हो, आप कहते हैं कि इस्लामिक फाउंडेशन। मैं तो कहता हूँ इस पे इस्लाम का नाम ना लगाया करो, इस रिलीजन को बदनाम कर रहे हो आप। तो आप कहाँ कहते हैं कि आपने काम बनाया पाकिस्तान में? आज क्या वजह है कि जो बच्चा है पैदा होता है वो भागने के चक्कर में निकलो यहाँ से यार, जान बचा के भागो यहाँ से। लेकिन आज दिस इज नॉट हाउ। बल्कि पाकिस्तान ही नहीं, इस तरह कंट्री नहीं चलते। आपकी मिसाल मैंने देख लिया, अगले दिन मैं हेटी के बारे में पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल आपकी मिसाल हेटी की तरह। मुझे हेटी के प्रेसिडेंट जो है वो कीनिया गए, मैं आखिरी कोड ये करना बताऊंगा। कीनिया गए, कीनिया से वो वहां से पुलिस लाना चाहते थे क्योंकि उनको लोग हेटी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो बेचारे कीनिया गए और वापसी पे उनका जहाज लैंड नहीं करने दिया गया। जब वो ये हुआ तो मुझे परवेज मुशर्रफ बहुत याद, मैंने बहुत याद किया। मैंने कहा यार, मैंने सोचा हिस्ट्री में कैसे कैसे मुल्कों में ऐसा होता है, फौरन ज़हन में आया कि परवेज मुशर्रफ का जहाज भी लैंड करने के लिए। तो अंदाजा लगाए, आपका जो कंपैरिजन है कभी गूगल कीजिएगा। और वहां पे आज कंट्री चला कौन रहा है, उसका नाम बारबीक्यू है। जो एक गैंगस्टर है उसने टेक ओवर कर लिया कंट्री, उसका नाम बारबीक्यू है। आपके तो 4-4 बारबीक्यू है भाई, आप तो बहुत तेज लोग हैं। यहाँ तो एक बारबीक्यू में आपको तो 4-4 बारबीक्यू चल रहे हैं आपके। तो देखिए आपने पूरा कंट्री ही बारबीक्यू कर दिया भाई, आपने तो कंट्री ही बारबीक्यू कर दिया। वही देखें सर कि हमारी तो चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से उतरने को तैयार नहीं, उससे पहले इमरान खान भी हेलीकॉप्टर में फिरा करते थे। बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। नहीं सर, कुछ कह रहे थे आप, प्लीज। मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहा था, जिस तरीके से उनका प्रोटोकॉल होता है, जिस तरीके से अपने मर्जी के अफसरान हैं। वो शाह साहब किसी को लाना चाह रहे थे, बलूचिस्तान में आजकल पोस्टेड है, क्यों लाना चाहते हैं, क्या है, ये सारा एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। और दुख वाली बात है कि 250 मिलियन लोगों में से ऑलमोस्ट 90% लोगों को पता है जो हो रहा है, बिल्कुल जो कुछ भी हो रहा है। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है जो हम कर रहे हैं, हर एक इंसान को पता है जिसके हाथ में स्मार्टफोन। लेकिन दुख वाली बात है कि इसमें सेवियर कोई नहीं है, सेव करने का, इसको सेव करने का फार्मूला ही किसी के पास मौजूद नहीं है। अफसोस वाली बात है सर, लोग बड़े बेबस हैं, कुछ कर नहीं पाते। आम पब्लिक तो जाहिर कुछ नहीं कर सकती इसी वजह से। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।